गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार के स्वामी मंगल देव को नमन करके आज के इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। आज का जो विषय है वो है महादशा विवेचन। खोलकर समझेंगे आज के इस विषय को हम विस्तार से एक एक पॉइंट समझेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि महादशा का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। महादशा का इतनी अहम भूमिका क्यों होती है ज्योतिष के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर। किसी भी घटना को जानने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है आपकी महादशा, दूसरी है गोचर। बिना इन दो को जाने आप किसी भी घटना का पता नहीं लगा सकते, फिर चाहे वो अतीत की हो, चाहे वर्तमान की हो, चाहे भविष्य की हो। याद रखिएगा। दूसरी बात दूसरी बात विशेष रूप से ये है, महादशा राजनीति की वो 5 वर्ष की वो पारी है जहां पर कैंडिडेट कितना भी कमजोर हो, लेकिन अगर सत्ता उसकी है तो चलेगी भी उसी की। और विपक्षी कितना भी बलशाली हो, कुछ नहीं कर पाएगा चीखने चिल्लाने के अलावा। इतना ही कर सकता है। ठीक। महादशा का काम कुछ ऐसा ही है, महादशा का रोल कुछ ऐसा ही है, महादशा का प्रभाव कुछ ऐसा ही है। याद रखिएगा, कान खोल के सुनिएगा इस चीज को। महादशा को समझने जा रहे हैं, जिस तरह से समझाऊंगा उस तरह से कोई नहीं समझा पाएगा, ये चैलेंज है मेरा आपको। खैर, महादशा। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी कुंडली में तो बहुत राजयोग लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इसका प्रभाव नहीं मिल पाया कभी जीवन में। और कई लोगों को आपने कहता सुना होगा कि मेरी कुंडली तो बहुत कमजोर थी, लेकिन मेरा जीवन तो बहुत शानदार बीता। 20 वर्ष का, 30 वर्ष का, 40 वर्ष का। एक्चुअल में क्या होता है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति कमजोर है। मैं लग्न की बात नहीं कर रहा, लग्न कमजोर पड़ जाए तो फिर कहानी कुछ और ही है। फिर तो पावर हाउस ही कमजोर पड़ गया, उस अवस्था में तो राजयोग भी अपना काम नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ अन्य ग्रह स्थितियों की। यदि वो कमजोर हो और ऐसे जातक का जन्म, जैसे मान लो कि किसी का जन्म जो है, किसी की कुंडली मेष लगन की है, किसी का जन्म जो है मेष लगन में हुआ, और उसको महादशा के प्रारंभ से ही मिल गई मेष लगन की कुंडली के अंदर। जो कारक कौन से होते हैं, तो सूर्य गुरु मंगल। लेकिन जन्म जब हो रहा था उसका, तो उस समय उसको शनि की महादशा मिल गई। अब शनि की महादशा कितने वर्ष की होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद होगा। शनि की महादशा, चलो विकास से पूछते हैं। विकास, शनि की महादशा कितने वर्ष की होती है? गुरुजी, शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। नहीं। ठीक है। तो एक हाँ, बालक का जन्म 19 हुआ जहां पर उसको जन्म से ही शनि की महादशा 19 वर्ष की मिल गई। उसके बाद शनि के बाद बुध की महादशा आ गई। बुध की महादशा कितने वर्ष की होती है? बुद्ध की महादशा गुरुजी 15 वर्ष की होती शायद। 15 वर्ष की होती है। ठीक है, विपिन जी सही है। हाँ, बुद्ध की महादशा 15 वर्ष की होती है। विपिन जी ने कहा सही है। ठीक है। गुरु जी, बुद्ध शनि और राहु 15-15 साल। बुद्ध राहु और केतु 15-15 साल। गलत हो गई। चलो कोई नहीं। यही। खैर विकास, क्या राहु की महादशा 15 साल की होती है या 18 वर्ष की होती है? राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है गुरुजी। बुद्ध की महादशा 14 वर्ष की होती है, 15 वर्ष की होती है? बुद्ध की महादशा तो 15 वर्ष की है। 15 वर्ष की होती है बुद्ध की महादशा। चलो ठीक है, सब मान लेता हूं मैं। चलो अब पहले सबकी बात बड़ी करते हैं। तो शनि की महादशा मिल गई 19 वर्ष की। ठीक है, उसके बाद बुद्ध की महादशा 15 वर्ष की। उसके बाद फिर केतु की महादशा 7 वर्ष की मिल गई। ठीक है, ये तो सही। उसके बाद शुक्र की महादशा 20 वर्ष की मिल गई, यानी कि सारा जीवन ही उसका, सारा पूरा जीवन ही उसका अकारक ग्रहों की महादशा में चला गया, भ्रमण करता करता। अब आगे के बाद अगर सूर्य की महादशा आ जाती है तो क्या क्या कर लेगा उससे वो? सोचो ना आप। शनि की 19 वर्ष की
बुध की 14-15 आपने बताया, ठीक है। उसके बाद केतु की 7 वर्ष की, शुक्र की 20 वर्ष की। तो कितना समय हो गया? सारा जीवन ही इसमें निकल गया। बाद में अगर सूर्य की माता आ जाएगी तो वो उसमें क्या खास कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कौन सी तोप वो उसमें छोड़ लेगा बैठ के? लेकिन अगर किसी बालक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ है और मेष लगन की कुंडली है, तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, 7 वर्ष की होती है? 6 वर्ष की होती है। पहले विपिन जी, आपने राहु की महादशा का गलत बोला। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल गए इस चीज को। आप भूल गए कि आप इस समय कहाँ बैठ के बोल रहे हो और उस चीज का क्या प्रभाव लिया जाएगा आगे चल के। ये है। कोई दिक्कत नहीं, खैर, कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य की महादशा मिल गई 6 वर्ष की। चंद्रमा की महादशा मिल गई उसको। उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा मिल गई। ग्रेजुएशन के समय राहु की महादशा आ गई। तो राहु की महादशा फिर वो कष्ट नहीं देगी, वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाई सूर्य चंद्र मंगल, इनकी इनकी महादशा को काउंट कर लो, कितनी उम्र पार कर जाएगा व्यक्ति, है ना? तो इनकी उम्र को जब वो पार करेगा, युवा अवस्था पर आ जाएगा वो सीधा। और उस अवस्था में राहु की महादशा कुछ ज्यादा कष्ट तो नहीं देगी ना। वरण राहु की महादशा भी कहीं ना कहीं रास्ता बनाने वाली होगी। ज्यादा कष्ट नहीं देगी उस अवस्था में। सबसे ज्यादा कष्ट देती है बाल्यकाल में। कष्ट तो युवा अवस्था में भी देती है, लेकिन उस अवस्था में राहु की महादशा, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई की इंटर, हाई स्कूल, इंटर वो पार कर गया, वो ग्रेजुएशन की सीमा को पार कर गया। अब आ भी जाए तो वो उससे ज्यादा कोई समस्या नहीं है। चिड़चिड़ा पे, टेंशन इत्यादि तो राहु का जो लक्षण होता है वो तो देगा। उसके बाद फिर गुरु की महादशा आ जाएगी, गुरु उस रईसी कमी को वो पूरा कर देंगे। ये है महादशा का प्रभाव। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुंडली के अंदर अन्य ग्रह स्थितियां कमजोर क्यों ना हो, लेकिन महादशा एक ऐसे ग्रह की मिल रही है जो लग्न का कारक है, तो वो व्यक्ति के जीवन को उठा के रख देगी। इस कदर उठा के रख देगी कि अन्य ग्रह स्थितियां कमजोर होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस उन्नति के वो ख्वाब देखता था, उस उन्नति के रास्ते पे खड़ा हुआ होता रहेगा। अब वो एक अलग बात है। अब आगे अगर मैं बढ़ूं, मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है। मेष, धनु, कर्क, सिंह, वृश्चिक लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है, और इस लगन की कुंडली के अंदर गुरु की महादशा आ जाए, तो निर्भर करेगा कि वो किस भाव में बैठे हैं। ये याद रखिएगा। पहला तथ्य क्या था? महादशा प्रभाव। मैंने आपको बताया उदाहरण देकर के ग्रह स्थितियां कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन महादशा टोटली अगर अकारक ग्रहों की मिल रही है, लग्नेश के मित्र की नहीं मिल रही, लग्नेश के मैचिंग खाने वाले ग्रहों की नहीं मिल रही, तो उस अवस्था के अंदर वो राजयोग भी धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन ग्रह स्थितियां कमजोर क्यों ना हो, अगर लग्न के कारक ग्रहों की महादशा मिल गई, सत्ता उसी ग्रहों की, उस ग्रह के मित्र की या उस ग्रह की चल पड़ी लग्नेश की, तो वो कुंडली को उठा के रख देगा। व्यक्ति के जीवन में जो परेशानी आ रही है उससे निकलने का उसको रास्ता दे देगा। पहला तथ्य, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट, मान लीजिए मेष लगन की, धनु लगन की, मीन लगन की, वृश्चिक लगन की, कर्क लगन की, सिंह लगन की कुंडली हो। इस लगन के अंदर इस लगन के अंदर गुरु की महादशा आ जाए, मंगल की महादशा आ जाए, सूर्य की महादशा आ जाए, तो है तो बहुत श्रेष्ठ, लेकिन निर्भर करेगा वो किस भाव में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कमजोर है, पीड़ित है। अगर वो कमजोर पीड़ित होंगे तो वो अपना क्या प्रभाव दे पाएंगे? उस अवस्था में वो महादशा इतनी प्रभावी नहीं होगी। ये याद रखिएगा। जिसकी महादशा चल रही है वही मृत पड़ा है, वही अस्त पड़ा है। सूर्य अस्त तो होते नहीं है, लेकिन गुरु मंगल तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य मृत पड़े हैं, पीड़ित अवस्था में है, तो वो महादशा उतनी प्रभावी नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा, इस चीज को। तीसरा तथ्य, तीसरा तथ्य ये है, मान लीजिए कि किसी भी लगन की कुंडली हो और किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, राहु केतु को छोड़कर। राहु केतु की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि इनका फल बेहद अजीब। इनका फल सोचो कुछ और निकलता कुछ और है। अनसमझा, बिल्कुल इनके फल को आप नाप नहीं सकते, डेफिनेट नहीं कह सकते आप। मैं बाकी ग्रहों की बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि किसी के ऊपर किसी भी लगन की कुंडली है और किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है। यहां पर आप उदाहरण से मैंने ले लिया है मेष लगन की कुंडली को, आप किसी भी लगन की कुंडली को ले लीजिए, ठीक है।
गुरु किस राशि में उच्च चुके होते हैं? कर्क राशि में उच्च चुके होते हैं। तो कर्क राशि में जब गुरु उच्च चुके होंगे, तो उस अवस्था में गुरु के साथ जो भी ग्रह बैठे होंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा मंगल शनि चंद्रमा मैंने बैठा दिया है। तो गुरु की महादशा में इन ग्रहों का अंतरदशा अच्छी जाएगी। गुरु की महादशा में इन ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि गुरु जिस राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, ये सारे के दो या तीन ग्रह जो भी गुरु के साथ बैठे होंगे, वो फल देने के लिए कैसा, अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस चीज को समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है, अब आ जाइए मेन विषय पर। पहला पॉइंट महादशा प्रभाव। दूसरा पॉइंट, जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो कहीं कमजोर या पीड़ित तो नहीं है। अगर वही कमजोर पीड़ित होगा तो वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाएगा। उसकी भाव किस भाव में बैठा है, वो किस अवस्था में, ये देखना जरूरी है इस चीज को। तीसरा पॉइंट ये था। ठीक है। चौथा पॉइंट है, वो बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, कितने पॉइंट हो गए मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज को लेकर। अभी लिख लेना, फंसोगे खुद ही जैसे मैंने पूछ लिया तो। निकल जाएगा सारा सारा गुस्सा मेरा उसी पे ही फिर, ये याद रखना। चौथा पॉइंट है नैसर्गिक संबंध। मान लीजिए कि किसी की कुंडली मेष लगन की है। आप कोई मुझे आपके पास कोई लगन हो, आप उस लगन का उदाहरण दे देना मुझे। मैं आपको मेष लगन का उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली होती है मेष लगन की। और अधिकतर ज्योतिष इसी कुंडली से उदाहरण देते हैं, जितने भी देते हैं। तो मान लीजिए कुंडली है मेष लगन की, कुंडली है मेष लगन की। ठीक है। कुंडली है यहां पर मेष लगन की। अब गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हुए, अगर देखा जाए। क्योंकि गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, शुक्र गुरु को अपना शत्रु मानते हैं। ठीक है। तो जब गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हुए, तो जब इनकी महादशा में, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर आएगा, तो वो कष्ट देने वाला होगा। मतलब तो यही बनता है, क्यों? क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो अगर ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये दशा कैसी होगी? कष्ट देने वाली होगी। कैसी होगी? कष्ट देने वाली होगी। लेकिन अब इसके ऊपर एक बात और कही जा रही है कि अब यहां पर स्थान संबंध आ जाता है। मान लीजिए गुरु और शुक्र की महादशा चल रही है, दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं। ठीक है। लेकिन इनका जो संबंध बन रहा है, नवम पंचम का अगर बन रहा है, अगर आप देखें यहां पर गौर करें, तो गुरु से शुक्र को अगर आप गिनेंगे तो एक दो तीन चार पांच, नवम पंचम का संबंध बनना है। और शुक्र से गुरु को करेंगे तो यहां पर आएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नवम पंचम का संबंध बनना है। नवम पंचम का मतलब होता है त्रिकोण और त्रित्रिकोण। पंचम भाव, पंचम भाव किसका हो गया? आपके विद्या का, आपकी संतान का, यानी कि त्रिकोण होता है, और नवम को बोलते हैं त्रित्रिकोण। ठीक है। तो नवम पंचम का संबंध यहां से बनने के चलते, ये दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु भी होंगे, तो भी अपनी महादशा में, अपनी महादशा अंतरदशा, यानी कि जब गुरु में शुक्र की अंतरदशा आएगी, तो वो अच्छा फल देने वाली होगी, श्रेष्ठ फल देने वाली होगी, खराब फल देने वाली नहीं होगी। अगर यदि किसी ने आपसे कह दिया है कि गुरु में शुक्र की दशा जो आ रही है आपको परेशानी होगी, तो एक बार उसका संबंध देख लीजिए। यहां पर मैंने तीन संबंधों की चर्चा करी है, नवम पंचम, छठवें आठवें और दूसरे बारहवें का संबंध। अगर मैं आपको गिनाऊं तो त्रिक भाव में छठा, आठवां, बारहवां आता है। ठीक है। छठा भाव किसका होता है? आपका रोग ऋण रिपु का। आठवां किसका होता है? असाध्य रोग, रोग का, रोग को आठवां भी प्रदर्शित करता है। आठवां असाध्य रोग का, दुर्घटनाओं का, परेशानियों का। ठीक है। अब और बारहवां किसका होता है? व्यय का। बारहवां किसका होता है? व्यय का। बारहवां किसका होता है? व्यय का, परेशानियों का, खर्च का। बारहवां भाव खर्च, नुकसान।
खर्च का, व्यय का, नुकसान का। तो तीन संबंधों की विशेष रूप से महादशा विवेचन में चर्चा करी गई है। सबसे ज्यादा महत्वता तीन संबंधों को दी गई है। संबंध तो और भी बनते हैं, तीसरे 11वें का भी बनता है, चौथे 10वें का भी संबंध बनता है। चौथे 10वें का संबंध अच्छी श्रेणी में आ जाता है, सुख और कर्म का। तीसरा 11वें का जो संबंध होता है वो ज्यादा अच्छी श्रेणी में नहीं आता। तीसरा यानी कि अत्यधिक पुरुषार्थ, और 11वां फिर जाकर आय देना। खैर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, लेकिन संबंध जो बन रहा है वो उनका नवम पंचम का बन रहा है। उस अवस्था के अंदर ये जो महादशा, गुरु की महादशा में शुक्र की जो अंतर्दशा आएगी, वो आपको श्रेष्ठ फल देने वाली होगी, भले ही ये दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु ही क्यों ना हो। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब शनि और शुक्र दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। शनि और शुक्र दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शनि से गिनिए, क्योंकि शनि की महादशा, जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उससे गिनकर देखिए, जिस ग्रह की महादशा चल रही हो। हम्म जैसे शनि की महादशा चल रही है, शनि की अगर महादशा चल रही है तो शनि से गिन के देखिए, तो एक दो तीन चार पांच छह, छठा भाव आ रहा है। शनि से यदि शुक्र को गिनेंगे तो छठा भाव आ रहा है। छठा भाव किसका होता है? रोग का, ऋण का, मुकदमेबाजी का, शत्रुओं का, परेशानियों का। तो ये शनि और शुक्र एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र होने के बावजूद भी, जब इनकी मान लो कुंडली है वृष लगन की, मिथुन लगन की, कन्या लगन की, तुला लगन की, मकर या कुंभ लगन की, इन लगनों की कुंडली होने के बावजूद भी आप यदि यदि कोई आपसे कह रहा है कि ये जो शनि में जो शुक्र की अंतर्दशा आएगी, ये आपको बुलंदियों पर ले जाने वाली होगी, आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली होगी, और इस दशा में आपको जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, किसी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख लीजिए कि स्थान संबंध अगर शनि से हमने गिना तो छठे का संबंध बनना है। छठा भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? छठा भाव किसको दर्शाता है? तो रोग को, ऋण को, शत्रुओं को, परेशानियों को, अपयश का है ये, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का है ये, ऋण का है ये, परेशानियों का है ये। ठीक है, तो इस अवस्था में ये देखने को मिलेगा आपको। अब मान लीजिए कि शनि से शुक्र 8 घर आगे बैठे हैं, तो आठवां घर किसका होता है? असाध्य रोग का। असाध्य रोग यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का, दुर्घटनाओं का, परेशानियों का, तो वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए शुक्र से शनि 12वें बैठे हैं। 12वां किसका होता है? मैंने क्या बताया? खर्च का, नुकसान का, पृथकता का, त्याग का, अलगाव का, हानि का, कुल मिलाकर नुकसान का, खर्च का, व्यय का। तो शनि से जब शुक्र 12वें होंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको, ये चीज दृष्टिगोचर होंगी। लेकिन यदि शनि से शुक्र 5वें या 9वें के स्थान पर आ रहे हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। इस अवस्था के अंदर कहना ही नहीं। पहला तो एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हो गए। दूसरा, लग्न कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, पहले लग्न कोई भी हो, जी हाँ, हालांकि मेष लग्न की कुंडली के अंदर शनि की महादशा कष्टकारी होती है, जी हाँ, क्योंकि शनि छठवें से छठवा होने के चलते यदि छठे से छठा घर गिनेंगे तो आप 11वें स्थान पे कुंभ राशि आ जाती है इसके चलते। तो छठे से छठा जो होता है वो भी एक कारक होता है, याद रखिएगा। शनि से शुक्र नवम पंचम के संबंध में आने के चलते नैसर्गिक मित्र भी हो गए, और दोनों का जो संबंध है नवम पंचम का बना, जिसके चलते क्या होगा? अब ये महादशा अंतरदशा, शनि में शुक्र की अंतरदशा बहुत रिजल्ट देने वाली होगी। ठीक है, मैंने कितने पॉइंट बता दिए आपको? 6 पॉइंट बता दिए। 6 पॉइंट बताए, गिन लो आप। 7वां पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं। मान लीजिए कि शनि में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शनि में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, और षडाष्टक योग का संबंध चल रहा है। लेकिन उस शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, पक्षफल से बली चंद्रमा की, गुरु की दृष्टि पड़ गई है 5वीं 7वीं 9वीं, शुभ ग्रहों से युत एवं दृष्ट या अकेला बुध की दृष्टि पड़ गई है। तो उस अवस्था में ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब, बीच का रास्ता निकल जाएगा। ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब, बीच का रास्ता निकल जाएगा उस अवस्था के अंदर। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट था। तो 7वां पॉइंट होने के चलते मैंने आपको ये चीजें बताई थी शुरुआत से, कि महादशा प्रभाव। दूसरा, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी वो किस भाव में बैठा है, उसकी स्थिति क्या है।
अगर वही कमजोर या पीड़ित है तो वो अपनी महादशा में वो अपना कोई अच्छा श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, याद करिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का हो रहा है, उसी में या दो या तीन ग्रह बैठे हैं और उसी ग्रह की महादशा चल रही है, लग्न कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, तो उस ग्रह की महादशा में उस ग्रह का अंतर श्रेष्ठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है नैसर्गिक संबंध, फिर है स्थान संबंध, और उसके बाद आखिर में आता है आपका, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में दिया कि मान लीजिए शनि में शुक्र की इंद्रदशा चल रही है, शनि में गुरु की इंद्रदशा चल रही है, या शनि में या कोई सी भी ग्रह में किसी भी ग्रह की इंद्रदशा चल रही है, राहु केतु को छोड़कर, है ना। और उनका संबंध षडाष्टक योग का बन रहा है। षडाष्टक योग को भी हटा दीजिए, 6 8 का संबंध बनना है या दूसरे 12वें का संबंध बनना है, 12वें का संबंध बनना है, छठवें का संबंध बनना है, अष्टम का संबंध बनना है। लेकिन उस अंतरदशा वाले ग्रह पर जिसका उससे संबंध बनना है 6 8 या 12 का, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ये उस अवस्था के अंदर ना तो ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, एक बीच का रास्ता खड़ा हो जाएगा। ये है। विश्वनाथ जी कैसे हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कहानी अभी ये खत्म नहीं हुई है, आपको ये चीज समझ में आ गई? पहले मुझे ये बता दीजिए। बोलो बोलो विकास। गुरु जी ये थोड़ा सा ना मतलब अब एक दो बार और देखना पड़ेगा ये स्थान संबंध वाला जो है ना, ये इस नवम स्थान पंचम छठे स्थान आठवें संबंध में, दूसरे। सुनो सुनो, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों के सेंसेस जगह जगह भटक रहे हैं, और सुनने के बावजूद भी, अगर सुनने वाला तो होता है, सुनने वाला 10 कमियां निकाल देता है। अब यही मैं आपको अपनी जगह खड़ा करूं तो आपकी मैं 10 नहीं 20 कमियां निकाल दूंगा। लेकिन सुनने के बावजूद भी आप लोगों का फोकस एक तरफ नहीं हो पा रहा है। देखो, इसके अंदर महादशा विवेचन के अंदर, स्थान संबंध के अंदर प्रमुख रूप से तीन संबंधों की बहुत महत्वता है। नवम पंचम, छठवें आठवां, दूसरा 12वां। छठा आठवां 12वां संबंध त्रिक भाव संबंध होते हैं। इनसे कोई अच्छा विचार नहीं करा जाता। नवम पंचम से अच्छा विचार करा जाता है। पंचम आपके पूर्व जन्म का है, नवम पुनर्जन्म का है, ठीक है। यानी कि विद्या और भाग्य का है, बुद्धि और भाग्य का है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा है। और मैंने क्या आपको उदाहरण क्या दिया? आप चलो, आप कोई एक एग्जांपल दे दो। आप बता दो, किसी भी लग्न रख दो और किसी भी ग्रह का एग्जांपल दे दो आप। अभी तो एग्जाम्पल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पर एक चीज और मेरे को पूछनी थी कि ना जैसे हमने भी जो ये स्थान संबंध में देखा गुरु और शुक्र का, तो इसमें जैसे जैसे चतुर्थ भाव हमारे गुरु बैठे हैं, तो गुरु जो बैठा है वो हमें गिनना है गुरु का, या फिर उसकी गुरु की राशि है उससे गिनना है? राशि से नहीं गिनेंगे आप, गुरु जहां बैठे हैं वहां से गिनेंगे। जिस ग्रह की महादशा चल रही है और वो ग्रह जहां बैठा है वहां से गिनती शुरू होती है, वहां से काउंटिंग शुरू होगी। बस वो ये ये है। क्लैरिफाई करना था। शुरुआती क्रम में थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, एक दो बार आपको कुंडली बनाकर अप्लाई करना पड़ेगा, समझ जाओगे इस चीज को आप, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। उदाहरण के रूप में मान लीजिए गुरु सूर्य एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। स्थान संबंध क्या कह रहा है? स्थान संबंध ये कहना चाह रहा है गुरु और सूर्य एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं, लेकिन नैसर्गिक मित्र होने के बावजूद भी, नैसर्गिक मित्र होने के बावजूद भी ये अपना अच्छा फल नहीं देंगे। जिस गुरु में सूर्य की अंतर्दशा का इंतजार था आपको, कि जब ये आएगी तो ये जीवन को उठाने का काम करेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि संबंध की महत्वता बहुत ज्यादा होती है। गुरु से सूर्य का जो संबंध है वो आप गिनेंगे
तो गुरु की महादशा चल रही है ना, तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कहाँ बैठा है? गुरु बैठे हैं चतुर्थ स्थान पर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो गुरु में सूर्य की अंतर्दशा अच्छी जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये महादशा में इस ग्रह की अंतर्दशा परेशानियां, कष्ट और समस्या देने वाली हो, क्योंकि छठे का संबंध बन गया। सूर्य यदि गुरु से 8 घर आगे बैठेंगे तो ये अष्टम का संबंध बन जाएगा। अष्टम भाव भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का होता है, असाध्य रोगों का होता है, नाना प्रकार के कष्टों का होता है ना। आकस्मिक जीवन काल में घटित होने वाली परेशानियों का होता है। तो फिर वो चीजें घटित देखने को मिलेंगी जीवन काल में। यदि सूर्य गुरु से एक घर पहले बैठे होंगे तो यही 12वें का संबंध हो जाएगा। उस अवस्था में अत्यधिक खर्च, नुकसान, समस्या। लेकिन यदि यही गुरु सूर्य से नवम पंचम के संबंध में बैठे होंगे, चौथे 10वें के संबंध में बैठे होंगे, तो उस अवस्था में अच्छी जाएगी गुरु में सूर्य की अंतर्दशा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुरुजी चौथा दसवां मतलब शुभ भाव और कर्म भाव आएगा ना? अभी चौथे 10वें को मत लीजिए। अगर चौथा 10वां अगर आप लेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी इन तीन संबंधों को महत्वता, प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए। संबंध तो चौथा 10वां भी होता है, संबंध तो तीसरा 11वां भी होता है। लेकिन आप चाहो तो मिला लो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। लेकिन शुरुआत में कंफ्यूज कर देगा आपको ये। वो आप ठीक है। पट मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि जैसे आपने दशा से दशा गिनना बताया कि जैसे शनि में मान लो सूर्य की दशा चल रही हो तो उससे शनि से सूर्य गिनना पड़ेगा और सूर्य से शनि गिनना पड़ेगा ना? दशा नाथ से अंतरदशा नाथ को गिनकर देखिए ना, कहाँ तक आ रहे हैं वो। वही वही पूछ रहा हूँ मैं। तो जैसे चौथे दसवें का अगर संबंध बन रहा हो, जैसे शनि की दशा में सूर्य की अंतर दशा चल रही हो, यहीं पे अपन देख रहे हैं जैसे शनि में सूर्य की अंतर दशा चल रही हो और दोनों चौथे दसवें में बैठे हो। मान लो शनि से सूर्य चौथा और हम्म। सूर्य से शनि दसवां, हम्म। तो ये सुख भाव और कर्म भाव हो गया ना? जी। तो फल मतलब सुख और कर्म में मिलेगा। अभी से मत पूछो आप वही आप बता भी रहे हो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। आप उसमें अभी आप तीन संबंधों को महत्वता दो। जब ठीक ठीक। अब मैं धीरे धीरे, जब जो है मैं आपको बताने बैठूंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा। महादशा दिखने में बहुत आसान होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि महादशा पढ़ लेते हैं, देखिए मैं किस ग्रह की महादशा चल रही है। महादशा ज्योतिष पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। ये महादशा और विवेचन के अंदर मैंने 7 तथ्य रखे हैं, 7 पॉइंट रखे हैं। अगर इन 7 पॉइंटों को समझ जाएंगे तो महादशा को समझने में आसानी मिलेगी। आसानी मिलेगी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जी ज्योतिष जी। एक विशाल सागर है, विशाल समुद्र है। आपको क्या लगता है, क्या मुझे इस क्षेत्र के अंदर संपूर्ण नॉलेज है? जवाब है ना। और भी ज्योतिष बड़े बड़े बैठे हैं, उनको संपूर्ण नॉलेज है? जवाब है ना। वैदिक ज्योतिष जो है अनंत सागर है। अनंत सागर है, मैंने आपको क्या बताया था? अनंत सागर है। कोई एंड ही नहीं है इसका। कोई एंड नहीं है। हर एक सूत्र के ऊपर 1000 सूत्र खड़े हो जाएंगे। आप बताइए कहाँ कहाँ से जवाब दे देंगे उस चीजों का। गुरु एक छोटा सा प्रश्न था। जी। अभी ये दशा महादशा में गोचर का भी कुछ भी रोल नहीं रहता ना गुरु? या गोचर का भी कुछ देखते हैं पॉइंट्स? नहीं नहीं, बिल्कुल रहेगा। मान लीजिए कि गुरु की महादशा चल रही है। मान लीजिए कि गुरु की, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आप हाँ पढ़िए, ठीक। अभी भी ठीक है बताने गुरु। वाला हूँ मैं, अभी बताने ठीक है वाला ठीक हूँ। है। ठीक। सुनिए ध्यान से। अब अगला पॉइंट शुरू होता है फिर। देखिए, एक चीज याद रखिएगा। महादशा विवेचन के 7 पॉइंट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपको मालूम ही है कि जब भी, ये शायद मालूम हो या नहीं हो तो सुन लीजिए।
मान लीजिए कि शुक्र की महादशा चल रही है किसी की कुंडली के अंदर, और शुक्र उस लगन के अंदर कारक है। शुक्र की किसी की कुंडली में महादशा चल रही है, शुक्र उस लगन में कारक है, और किसी व्यक्ति ने आपसे बोला है कि ये शुक्र की महादशा जब लगेगी तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? ये बात अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, शुक्र इस कुंडली के अंदर कारक है, और जब कारक ग्रह की महादशा आ जाती है तो वो उठाने वाली होती है। ये मैंने पहले पॉइंट पे बात छेड़ी थी। लेकिन नहीं, जब उस शुक्र में शुक्र का अंतर आएगा तो वो प्रभावी नहीं होगा। उस अवस्था में व्यक्ति को शुक्र की महादशा का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जब शुक्र में शुक्र का किसी भी ग्रह को ले लीजिए आप, जब किसी भी ग्रह को ले लीजिए, जब जिस भी ग्रह के अंदर उसी ग्रह का सेम उसका अंतर आता है, शुक्र में शुक्र का, गुरु में गुरु का, शनि में शनि का, राहु में राहु का, केतु में केतु का, तो वो प्रभावी नहीं होता। वो प्रभावी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला होता है। उल्टा, मैंने तो उल्टा और कह दिया। कुछ केसेस में प्रभावी नहीं देखा गया तो नेगेटिव भी नहीं मिला। और कुछ कुंडलियों के अंदर हमने ये भी देखा कि जब शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है तो वो कष्ट दे रही है। यहां पर फर्क किस चीज का था? यहां बस फर्क इतना ही था कि जिस लगन के अंदर शुक्र कारक थे, तो उसमें शुक्र में शुक्र का अंतर उतना प्रभावी नहीं गया, नेगेटिव नहीं मिला, प्रभावी भी नहीं गया। यानी कि उससे जो कहा गया था कि आप उठाव आ जाएगा, वो देखने को नहीं मिला। लेकिन शुक्र जिस लगन के अंदर, धनु लगन की कुंडली हो, मीन लगन की कुंडली हो, तो वहां शुक्र सर्वाधिक अकारक होते हैं, यानी कि मारक होते हैं। तो उसमें जब शुक्र में शुक्र का अंतर आया तो वो विशेष कष्ट देने वाला बन गया। और शुक्र में शुक्र का अंतर कोई छोटा मोटा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। खैर, मैं आपको बताता हूं कि ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव कब देता है। तब मैंने जैसे कि आपको बताया कि किसी भी घटनाक्रम को जानने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सिद्धांत तो और भी हैं, जैसे युग्नी दशा हो गई, अष्टोत्तरी दशा हो गई। लेकिन मुख्य जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो ये है कि महादशा, विषुत्तरी महादशा, और दूसरी होती है गोचर ग्रहों की वर्तमान स्थिति। यह है। तो ये देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य मंगल बुध, ये अपना संपूर्ण प्रभाव, सूर्य मंगल और बुध, ये अपना संपूर्ण प्रभाव महादशा के प्रारंभ में ही दे देते हैं। या गोचर में जब राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि जब किसी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने पर ही अपना संपूर्ण प्रभाव, प्रवेश के प्रारंभ में ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। महादशा के प्रारंभ में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देंगे, और जब एक राशि से हटकर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के दौरान ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देंगे। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी पॉइंट यह है, आगे बढ़ते हैं। गुरु और शुक्र महादशा के मध्य में और गोचर के मध्य में, यानी कि जब किसी राशि में वो भ्रमण कर रहे होते हैं, तो राशि के प्रारंभ में नहीं, राशि के अंत में नहीं, राशि के मध्य में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। गुरु और शुक्र अपनी महादशा के मध्य में, शुरुआत में नहीं, एंड में नहीं, मध्य में। और जब वो गोचर के अंदर भ्रमण कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि गुरु और शुक्र वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं, मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इस समय तो वृष राशि में है, 29 मई से गुरु जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे। ठीक है। तो उस अवस्था के अंदर अपनी जब राशि के मध्य में आ जाएंगे दोनों, तब वो अपना संपूर्ण प्रभाव दे देंगे। आगे बढ़ते हैं शनि और चंद्रमा का। शनि और चंद्रमा महादशा के अंत में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। इसलिए आपने लोगों से कहते कहते सुना होगा कि शनि की साढ़े साथी जाते जाते कुछ दे के चली जाती है। तो शनि और चंद्रमा महादशा के अंत में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। और गोचर में, जब गोचर के अंत में, शनि तो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं, तो अंत में अपना संपूर्ण प्रभाव दे देंगे। ये याद रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कि शनि की साढ़े साथी जाते जाते कुछ दे के चली जाती है। एक आपने ये समझा पॉइंट, नोट करा? जिन्होंने नोट कर नहीं करा उन्होंने सुना होगा, वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे, तो आप इनको एक बार देखना। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं।
जो आपको देखना बहुत जरूरी है। अब एक चीज ये है, आपने पहला फेज समझा महादशा विवेचन का, साथ आपने तथ्य समझे उसके अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया है ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव देता कब है, संपूर्ण प्रभाव कब देता है। वैसे आपने लोगों से कहते सुना होगा जब किसी ग्रह की महादशा आती है तब वह ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव देता है। क्यों? क्योंकि जहां वो ग्रह जहां बैठा होता है ना, उस भाव को भी एक्टिवेट कर देता है, और जहां उसकी दृष्टि होती है उसको भी एक्टिवेट कर देता है। लेकिन नहीं, जब उस ग्रह की महादशा में उस ग्रह का अंतर चला जाता है उसके बाद वो प्रभावी होता है। लेकिन संपूर्ण प्रभाव कब देगा वो मैंने आपको बता दिया, गुरु के साथ लागू है ये। जबकि नियम क्या कहता है कि गुरु में, मैंने अभी क्या बताया कि शुक्र में शुक्र का अंतर प्रभावी नहीं होता। लेकिन अब आपने क्या जाना कि गुरु और शुक्र, वो सॉरी, सूर्य मंगल बुध, सूर्य मंगल और बुध अपनी महादशा के प्रारंभ में ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। एक तरफ आपने ये भी जाना। और जबकि नियम क्या कहता है कि जब जिस ग्रह में उसी ग्रह का अंतर होता है तो वो उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन अगर आप सुने वास्तविक तौर पे तो सूर्य मंगल और बुध जब इनकी महादशा आती है, महादशा के प्रारंभ में ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे देते हैं। फिर चाहे वो सूर्य में सूर्य का अंतर हो, मंगल में मंगल का अंतर हो, बुध में बुध का अंतर हो। सोचो आप। तो महादशा विवेचन लगता है आसान, इतना है नहीं, यह है। खैर, जो अब तीसरा दूसरा फेस ये था कि ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव कब देता है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा ये है कि मान लीजिए कि किसी की कुंडली, देखिए, शनि और राहु, जो वैदिक ज्योतिष के अंदर विच्छेदात्मक ग्रहों की श्रेणी में राहु और शनि को, राहु और शनि को सर्व शिखर पर रखा गया है। वैदिक ज्योतिष के अंदर विच्छेदात्मक ग्रहों की श्रेणी में सर्वाधिक राहु, उसके बाद शनि, इनको सर्व शिखर पर रखा गया है। पहली चीज, राहु और शनि पाप ग्रह हैं, मंगल भी पाप ग्रह हैं, मंगल को भी ले लीजिए आप, मंगल को भी मत हटाइए, ठीक है। अब लेकिन विच्छेदात्मक ग्रहों की श्रेणी में मंगल नहीं आते, विच्छेदात्मक ग्रहों की श्रेणी में शनि और राहु आते हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा। और एक तरफ मैंने लिख दिया गुरु शुक्र चंद्र जो पक्षफल से बली हो, बुध जो शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, या अकेला बुध हो। शनि और राहु जिस लगन के अंदर कारक होंगे, कारक किसमें होंगे? मिथुन कन्या वृष तुला मकर और कुंभ, इन लग्नों में ये कारक होंगे, ठीक है, शनि और राहु। अब इन लग्नों में जब ये कारक होंगे तो कारक होंगे तो श्रेष्ठ शत प्रतिशत शुभ फल प्रदायक होंगे, ये तो आपने सुना होगा। भाई कुंभ लगन की, मकर लगन की कुंडली के अंदर शनि की महादशा आ जाए, राहु की महादशा आ जाए, या बाकी वृष या तुला, मिथुन या कन्या लगन की कुंडली के अंदर शनि या राहु की महादशा आ जाए, तो आपने लोगों से कहते सुना होगा ये तो बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ प्रभावी होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। प्रकृति ने जब ग्रहों का विभाजन हो रहा था तो प्रत्येक ग्रहों को उनके स्वरूप के अनुसार विभाग दिया गया था। शनि को दुख का, शुक्र को सुख का, गुरु को ज्ञान का, शनि को अंधकार का, सूर्य को राजा का, शनि को दास का, मंगल को पराक्रम का, फुर्ती का, शनि को आलस्य का। खैर, वो अब उस विषय को नहीं लूंगा मैं, बात यहां पर हो रही है। तो शनि और राहु जिस लगन के अंदर कारक नहीं है वहां तो शत प्रतिशत कष्ट देंगे ही देंगे। लेकिन जिस लगन के अंदर ये कारक हैं वहां पर भी एक चौथाई कष्ट देंगे ही देंगे। सुनो दोबारा,
जिस लगन के अंदर ये कारक योग कारक नहीं है वहां तो 100% कष्ट देंगे ही देंगे, लेकिन जिस लगन में ये कारक हैं वहां पर भी एक चौथाई कष्ट ये देंगे देंगे, पापत्व अपना प्रभाव देंगे देंगे, क्योंकि इनका मूल स्वभाव है, इनका जो मूल स्वरूप है, कभी भी कोई ग्रह, कभी भी कोई इंसान, क्योंकि ग्रहों को जीव की संज्ञा दी गई है, कभी भी कोई इंसान अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि प्रकृति ने उसको बांध रखा है। आपकी नजर में वो सही है गलत है, वो एक आपको यहां पर आके दिख रहा है माया के प्रभाव से, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रकृति ने उसको बाध्य कर रखा है उसके स्वभाव से, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो शनि और राहु जिस लगन में कारक नहीं है वहां तो 100% कष्ट, जिस लगन में कारक है वहां पर भी एक चौथाई कष्ट। अब गुरु शुक्र चंद्र और बुध पर आ जाते हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह कौन है? गुरु। उसके बाद शुक्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चंद्रमा, चौथे नंबर पे बुध। ये जो ग्रह हैं ये शुभ ग्रह हैं, इनकी दरा है शुभ, शुभ प्रदान करना। बाकी के आखिरी के दो ग्रह परिस्थिति वशात। अगर जिस लग्नों में ये कारक होते हैं वहां तो कहना ही नहीं, श्रेष्ठ फल प्रभावी होंगे। कमजोर हो, मृत हो, अस्त हो, पीड़ित हो, फिर भी अपना कहीं ना कहीं श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा तो कहीं हद तक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वहां पर भी श्रेष्ठ प्रभावी होंगे। दोबारा फिर बोलता हूं, गुरु शुक्र चंद्र और बुध जिस लगन में कारक होते हैं वहां पर श्रेष्ठ प्रभावी, लेकिन अगर वहां पर कमजोर या पीड़ित है, मान लीजिए गुरु अष्टम में गुरु मेष लगन की कुंडली हो, सिंह लगन की कुंडली हो, मकर लगन की कुंडली हो, धनु या मीन लगन की कुंडली हो, गुरु को ले लीजिए, गुरु अष्टम में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, तो आप देखेंगे वहां पर भी अपना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उस अवस्था में भी। मृत हो, अस्त हो, क्योंकि वो लग्न उनका है, तो वहां पर भी अपना अच्छा ही रिजल्ट देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस लगन में कारक ना भी हो तो वहां पर भी ये अपना इतना, वहां पर इतना मारक यानी कि अपना इतना कष्ट उत्पन्न नहीं करेंगे जितना कष्ट शनि और राहु मारक बनने पर करते हैं। इनका मारक इनकी तुलना में, किनकी तुलना में? शनि और राहु के मारक की तुलना में बेहद न्यून होता है, बेहद कम होता है। इस बात को याद रखिएगा। इनका जो मारक तत्व है शनि और राहु के मारक तत्व की तुलना में बेहद न्यून होता है, इस बात को मत भूलिएगा। इसलिए ये वहां पर भी रहकर इतना कष्ट उत्पन्न नहीं करेंगे जितना कष्ट उत्पन्न शनि और राहु मारक बनने पर करते हैं। हालांकि ये उस लगन में मारक हैं, कष्ट तो ये भी देंगे, लेकिन इनका कष्ट उन ग्रहों की कष्ट मारक की तुलना में, मारक के कष्ट की तुलना में बेहद कम होगा। वर्ण उल्टा अपने अपने स्वभाव के साथ शुभता प्रदान करेंगे। किसी के ऊपर राहु की महादशा चल रही थी, राहु की महादशा के अंदर क्या होता है, व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव का हो जाता है, बहुत नेगेटिव थॉट का हो जाता है, तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। गुरु की महादशा आई, टोटल सात्विक प्रवृत्ति का हो गया। उस लगन में कारक हो या अकारक हो उससे मतलब नहीं पड़ता। गुरु का स्वभाव क्या है? ब्राह्मण, सौम्य, सत्वगुण, मोटा शरीर। याद है नहीं है? अब वो चीज काम आएंगी सब, ये है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो गुरु वहां पे कष्ट तो देंगे, जैसे पेट से संबंधित समस्या होना, खाना ना पचना, नॉर्मल चीज, आलस सा आना, सोचना बहुत, कर कुछ नहीं पाना, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। वर्ण अपने स्वभाव के अनुसार जातक के ऊपर प्रभाव डालेंगे। गुरु का स्वभाव जातक के ऊपर दृष्टिगोचर होगा। उस अवस्था में जातक सात्विक प्रवृत्ति का हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जिस राहु की महादशा में वो बहुत एग्रेसिव रहता था, उल्टा वही राहु की गुरु की महादशा के अंदर शांत हो जाएगा। उसके लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ जाएंगे, ये कह सकते हैं। जरा सोचो आप, अभी इस डिस्कशन के अंदर जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है, जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, महादशा विवेचन के साथ तथ्य मैंने पेश करे, ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव कब दे पाता है ये मैंने पेश करा। उसके बाद मैंने तीसरे पॉइंट पे ये रखा, कारक और मारक के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं ग्रह। शनि और राहु को मैंने एक धरा पे बांध दिया, गुरु शुक्र चंद्र और बुध को मैंने एक तरफ बांध दिया, और मैंने बताया
जो आपने सुना वो मैंने बताया। इसके बाद आता है योगिनी दशा। योगिनी दशा एक अलग चीज है, उसको मैं इसमें एंगेज नहीं करूंगा, उसको मैं अलग से उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है। योगिनी दशा भी होती है, और योगिनी दशा को भी समझना पड़ता है। पहली बात, वैसे तो 64 योगिनियां होती हैं, लेकिन योगिनी दशा के अंदर, ज्योतिष के अंदर कितनी श्रेणी में रखी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। योगिनी दशा से क्या देखा जाता है, जैसे संकटा, पिंगला, ये चीजें आपने सुना होगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं, ये है। लेकिन महादशा समझना, ये एक प्रथम दृष्टिया है। ये जो मैंने आज आपको बताया है, ये कुल इतना सा सार है। आपने जो समझा, अब तक तो आप महादशा देखते आए थे कि सूर्य में गुरु की, आप लोग देखते होंगे, खैर ऐसी बात नहीं है। इस कोर्स से पहले भी आप लोगों ने कई कोर्स करा होगा, या ज्योतिषी किताबें होंगी, या नॉलेज रखते होंगे, या ट्यूटोरियल देखते होंगे, या जो कुछ भी देखना देखते जरूर होंगे आप। तो आपने देखा उसमें, आपने देखा कि हमारे पर महादशा चल रही है फलाने ग्रह की, उसमें उस ग्रह का अंतर्दशा चल रही है हमें। लेकिन आज आपको उसके ऊपर विस्तार से जब समझने को मिला होगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, विस्तार तो उसका बहुत है। लेकिन ये विस्तार अभी इतना पर्याप्त है वैदिक ज्योतिष सीखने के लिए, क्योंकि अभी आप इस कोर्स को करने के बाद कोई महान ज्योतिष तो नहीं बन जाएंगे। अभी इस कोर्स को करने के बाद आप ज्योतिष के एक मुख्य रूप को समझ लेंगे कि ज्योतिष का असल चेहरा क्या है। और आपको एंड में समझ में आएगा कि ज्योतिष सर्वाधिक आध्यात्मिक विषय है। पहली चीज, ना कि भौतिक। इसका तो इस्तेमाल एक तुच्छ मानव जीवन को जानने के लिए करा जा रहा है, जबकि ये सर्वाधिक आध्यात्मिक विषय है ज्योतिष तो। पहली चीज। खैर, आपको समझ में आएगा जब आप 50, 60, 70, 80 कुंडलियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ज्योतिष कोई रटन विद्या नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल विषय होता है। जब आप कोर्स को कर लेते हैं, जब आप चीजों को समझ लेते हैं, समझना तो कोई अंत नहीं होगा। महादशा का तो कोई अंत नहीं है, महादशा विवेचन को तो अभी और गहराई से सुनेंगे, महादशा, अंतर्दशा, प्रियंतर दशा, सूक्ष्म दशा, परम दशा। लेकिन महत्वता किसकी होती है सबसे ज्यादा? अब आप लोग बोलोगे परम दशा की, बोलोगे कोई इसमें अंदर प्रियंत प्रियंतर दशा की, नहीं। सबसे ज्यादा महत्वता होती है अंतर्दशा की। सबसे ज्यादा महत्वता होती है अंतर्दशा की। महादशा की भी महत्वता नहीं होती है। महादशा प्रभावी तभी होती है अंतर्दशा में। महादशा को अंतर्दशा नहीं मिलेगी तो महादशा प्रभावी नहीं हो पाएगी। अंतर्दशा को पहले देखा जाता है, इसलिए इस चीज को याद रखिए। तो मैंने आपको महादशा विवेचन के कुछ तथ्य बताए, उसके साथ साथ मैंने आपको यह बताया, कभी भी कोई भी ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव गोचर हो अथवा महादशा हो, विश्वोत्तरी महादशा में कब देता है। तीसरे मुख्य रूप से मैंने आपको इसके बाद मैंने समझाया कि कारक या मारक, जब किसी भी लग्न में महादशा चलती है तो शुभ और पाप ग्रहों को डिवाइड करके एक जगह विभाजित करके मैंने बताया कि ये मारक अगर बनेगा तो ये कितना कष्ट प्रभावी होगा, और बाकी के शुभ ग्रह जब मारक बनेंगे तो वो कितना कष्ट उत्पन्न करेंगे। तो ये एक एक इतना हिस्सा था, ये सिर्फ एक इतना सा हिस्सा था। है तो हिस्सा बहुत बड़ा, लेकिन अभी ये हमारे लिए पर्याप्त है। तो इस चीज को विशेष रूप से इसका ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, इस चीज को। मेरे कहने का मूल उद्देश्य है। ये है आज का विषय, जहां मैंने जो लग्नों के ऊपर मैं आपको चर्चा कर रहा था उसको रोककर मैंने आज आपको विषय बताया। क्यों बताया? जिससे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कुंडली पर। इसलिए मैंने बताया, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि कुंडली पढ़ी कैसी जाए, पढ़ते किस तरह से हैं, कुंडली को फलित करने का उसकी विधि क्या है, प्रारंभिक विधि क्या है फलित करने की, प्रथम दृष्टिया में क्या देखा जाता है, दूसरी दृष्टि में क्या देखा जाता है। इसलिए आज का जो विषय है मैंने महादशा विवेचन का रखा था मैंने। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे, समझना जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि बिना इसको जाने आप कुंडली का फलित नहीं कर सकते। ग्रह कहाँ, कौन सा ग्रह कहाँ किस अवस्था में बैठा है, वो बताना एक अलग चीज होती है। लेकिन एज अ एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष के रूप में, अगर आपको वास्तविक कुंडली का फलकथन करना हो, जितना भी आप सक्षम हैं, उसके लिए आपको महादशा को समझना पड़ेगा, गोचर को भी समझना पड़ेगा। ये याद रखिएगा इस चीज को। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें। कल फिर मिलेंगे आपसे, यानी कि अब जो आपके लिए अगली अगली क्लास जब लगेगी, तो उसमें आपको राजयोग का समझाया जाएगा प्रभाव, राजयोग और दुर्योग बनते कैसे हैं, और राजयोग का प्रभाव एक्चुअल होता क्या है।
वो आपको समझाया जाएगा विशेष रूप से, ये याद रखिएगा। राजयोग का प्रभाव भी होता है प्रत्येक भावों में। राजयोग गुरु चांदनी योग यानी कि गज केसरी योग 12 स्थानों पे कैसा प्रभाव देगा अपना, ये भी समझा दिया जाएगा उसमें आप। तो आप अब कुंडली पकड़ने के योग्य तो हो गए हैं, तो इसलिए धीरे धीरे कि कुंडली की प्रैक्टिस करते जाइए। अपनी कुंडली ले लीजिए, या कुंडली आज की डेट लीजिए, दोपहर का टाइम ले लीजिए, एक कुंडली तैयार हो जाएगी, उससे चीजों को अप्लाई करिए। बस मेरा यही कहना है उल्टा। ठीक है, आप लोगों ने अपना समय दिया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।